और सीधे ले चलेंगे आपको दिल्ली। एआई समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शामिल हुए, संबोधित करें, सुनिए। स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर भी, और हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोज़गार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज़्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है। और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरा सवाल है कि जितनी भी सरकारें हैं उनकी जवाबदेही होती है कि एक रूल ऑफ लॉ के लिए उनकी जवाबदेही होती है। ऐसे में जब एआई का इस्तेमाल होता है तो भारत क्या भूमिका निभा सकता है एक ट्रस्टवर्दी एआई डेवलप करने के लिए, ग्लोबल शेप देने के लिए उसका? देखिए, मैं भारत के संदर्भ में तो नहीं बोलूँगा, अपने राज्य के संदर्भ में बोलूँगा। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम अपने उन सारी संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं और आवश्यक सावधानी भी रख रहे हैं, जिसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम सक्षमता से कैसे निपटें। मुख्यमंत्री जी, ब्रह्म प्रकाश हूँ मैं जी न्यूज़ से। मेरा सवाल राज्य को लेकर ही है कि आपने यहाँ मुलाकात भी की है, आपने विजिट भी किया है पवेलियन में, देखा है कि एआई किस तरह से तेज़ी से पूरी दुनिया बदल रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर कोई आपने जो खाका तैयार किया है, प्लान, और कोई टाइम लिमिट, उसमें टाइम बाउंड प्लान तैयार किया है कि इस फील्ड में इस साल तक आगे बढ़े? प्रस्तावना में ही कहा कि हमारे यहाँ थैंक यू बड़े बड़े सेक्टर हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर। और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के
सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये वंशानुगत रहती है। ऐसे में AI का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएँ। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ AI से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना की सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। सर, मैं सैयद आमिर हुसैन हूँ, न्यूज़ नेशन से, न्यूज़ स्टेट से। सर, एक सवाल है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखिए शिक्षा जो है आज के समय में गरीब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शिक्षा मिल पाना बहुत दूर होता जा रहा है, मतलब उन तक वो पहुंच नहीं है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों में ऐसी शिक्षा जो कि AI बेस्ड शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हो, वो प्रमोट करेगी और इस्तेमाल करवाएगी? NEP 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाए गए हैं जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी AI का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और PM एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम AI का उपयोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं सचिन बुधौलिया हूँ, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल ये है कि शासन को जनोन्मुखी बनाने का भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत पुराना सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी, मोदी जी का भी। तो जो पब्लिक ग्रीवांसेस होती हैं, जो जन शिकायतें होती हैं, उसमें भी AI का बड़ा उपयोग हो सकता है, जिसमें सभी जिलों में जो आपकी छोटी छोटी शिकायतें जनता की होती हैं, उसके लिए भी AI के उपयोग के विषय में क्या आपने कुछ सोचा है? दूसरी चीज़ कि पर्यटन को आप कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए AI का उपयोग किया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें। देखिए, पहले वाले प्रश्न का तो उत्तर आपने ही दे दिया है। आपने खुद ने कहा कि सुशासन को लेकर के AI का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के विविध प्रकार के टूरिज़्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या हैं, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीज़ों का AI का उपयोग लेकर के हम टूरिज़्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ है। सर, मेरा एक सवाल है। मैं जागरण मीडिया से हूँ, सोनम सचदेवा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ये कहा कि AI भय नहीं भाग्य है, और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि AI से नौकरियां जाने का खतरा है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? और अगर किसान की बात करें तो सर, किसानों का जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर में भी AI को लेकर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो AI से जहाँ किसान जो हैं इतना ज़्यादा परिचय नहीं रखते, इतने परिचित नहीं हैं, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए, सीधे सीधे AI का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब हम अपने किसान के साथ उसकी फसल के उत्पादन में समय पे उसको सब प्रकार की मदद करते हैं कृषि नीतियों के बलबूते पर,